तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने परिवार टारगेट स्टडी सेंटर पर स्वागत है। साथियों, बिहार बोर्ड 2024 में जो एग्ज़ाम लेने वाली है क्लास 10th की, उसी का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव होता है चैप्टर 7 का आज हम लोग देखने वाले हैं। और ये जो सीरीज चल रहा है साथियों, ये जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज है इससे बाहर कुछ नहीं। यानी कि जो हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे, कोशिश रहेगा कि यहाँ पे जो हम लोग अभी देख रहे हैं इससे बाहर क्वेश्चन एक भी एग्जाम में ना आए, देखने को ना मिले, मतलब इसी से लड़ सारे के सारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, यानी कि या किसके द्वारा चीज़ें को क्या किया गया, लिखा गया। सबसे पहला फटाफट बताइए साथी, जल्दी से बताइए फटाफट साथियों, ये परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ऑप्शन ए का है रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी और ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। 4 ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शन। फर्स्ट इज रामविलास शर्मा, सेकंड इज रामधारी सिंह दिनकर और थर्ड इज अशोक वाजपेयी एंड डी क्या है, यतीन्द्र मिश्र। जल्दी जल्दी फटाफट साथियों बता दीजिए। अरे बहुत कम समय का लाइव क्लासेस लूँगा, हम आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेरे प्यारे मेरे रसगुल्लो, क्या हो जाएगा साथियों, रामविलास शर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएगा साथियों, रामविलास शर्मा ने कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। और सभी के सही बच्चे फटाफट कमेंट गिरने चाहिए। जितने भी हमारे प्यारे जुड़ते होंगे, हमारे साथ रसगुल्ले बच्चे जुड़ जाते होंगे, वो सबके सब फटाफट फटाफट क्या करना है, कमेंट करते रहना और कुछ नहीं करना आपको बस। 2 नंबर कह रहा है कि प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कैसे, धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन सी कर है कला के ज्ञान से और ऑप्शन डी कर है इतिहास के ज्ञान से। फटाफट मेरे सभी के सभी रसगुल्ले बच्चे इसका सही सही जवाब देना स्टार्ट कर दिए होंगे और दे भी रहे हैं। चलिए बहुत खूब जी, बहुत बहुत अच्छी बातें हैं। और अपनी तैयारी इस तरह से करो कि आपको ये कभी महसूस अफसोस ना हो कि मैंने ये कसर छोड़ दिया था, मैंने थोड़ा सा ये मेहनत कर देता तो मेरे ये नंबर सही हो जाता। और सबको ये अपना अपना कमेंट जरूर करना कि आपको कितना में कितना सही हो रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य की परंपरा ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ठीक है, चलिए फास्ट लग रहा होगा मुझे, कमेंट कीजिएगा हाँ सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हो, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। कहते हैं ना धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, वैसे ही धीरे धीरे आपको दूंगा मैं पढ़ाना। चलिए, तो कह रहा है कि परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं, कौन है जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए दिया है यतीन्द्र मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुनाकर मिले। ये तो बच्चा बच्चा इसके कमेंट कर देगा, जो बच्चा किताबों पढ़ते रहे होतबा नु वह एक कमेंट कर दियो, बोलो बात होगा कि नहीं जी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है रामविलास शर्मा। ठीक है, वह रामविलास शर्मा। अरे ऊपर जस्ट देखे नहीं, देखो यहाँ पे जस्ट देखे थे अभी हम लोग, अरे यहीं पे तो था, ये रहा रामविलास शर्मा 1 नंबर में। तो वही सेम क्वेश्चन आप पूछ लिया होगा कि राइटर का नाम क्या हुआ। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर कह रहा है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 4, 5, 6, 7। जल्दी से मेरे रसगुल्लो फटाफट फटाफट कमेंट करते रहिए। और मुझे मज़ा आता है जब आप लोग करते हो ना, दिल को सुकून आता है। कहते हैं ना कि तुम जब मेरे ज़िंदगी में आए मुझे दिल की सुकून हो गई। यानी कि जब बच्चे हमारे साथ जुड़ जाते हैं ना तो मुझे दिल को सुकून मिल जाते हैं साथियों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, यानी कि 7 कवियों के संग्रहित है। यानी कि कवियों कितने कवियों की कविताएँ संग्रहित है जी, तो 7 कवियों की कविताएँ क्या है संग्रहित है, किसमें, तार सप्तक में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, और भी शानदार और भी जानदार। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ध्यान से, कह रहा है रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। 10 अक्टूबर 1912, 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914 और 10 अक्टूबर 1911। ये बड़ा कन्फ्यूजन होगा, अक्टूबर सितंबर नवंबर अक्टूबर। अच्छा, 2 को सेम दिले 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर, यानी कि हमारा लगा तो अक्टूबर वाला होता हुआ। चलिए आप लोग बताइए फटाफट, मुझे तो पता ही क्या होगा जी। बहुत खूब आंसर आ गया, ए। बहुत मज़ा आ गया भाई, सब बच्चा का ए आने लगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जी हाँ साथियों, ए नंबर जो है बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दोहराई नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न और भी जानदार, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 6 नंबर कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, और क्या है समाजवादी व्यवस्था में या भौतिकवादी व्यवस्था में। 6 नंबर का आप लोग कमेंट कर दो मुझे फटाफट। चलिए 6 नंबर के बताइए साथियों। हाँ, सबका रसगुल्लों का जवाब आ चुका है। प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका कमेंट आ रहा है।
ऐसे कमेंट आएंगे ना मेरे भाई तो दिल खुश हो जाता है, कहते ना कि दिल खुश हो गया, समझ रहे हो ना। चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा रसगुल्लो, सी हो जाएगा। चलिए अगला आता है 7 नंबर। ये सब कुछ आपके लिए कर रहा हूँ, ये टोटल चैनल आपका है, ये सब जो कुछ भी है सब कुछ आपका है मेरे भाई, जो भी मेरे भाई बहन देख रहे हो सब कुछ आपका। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया बताइए जल्दी से। 7 का बताइए जल्दी से। 1932 ईस्वी में, बी नंबर का हुई था 1934 ईस्वी में, सी का हुई था 1933 ईस्वी में, और डी का हुई था 1931 ईस्वी में। बताइए क्या होगा सभी के साथियों। हाँ चलिए बहुत खूब बहुत खूब। 7 का 1932, बहुत शानदार। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बच्चे ने कमेंट कर दिया। चलिए अगला चलते हैं 8 नंबर। जितने ही बच्चे जुड़ते हैं ना हमें बहुत खुशी होता है कि चलो भाई इतना तो बच्चा हमारे लिए प्यारे में है, इतना तो बच्चे हमसे प्यार कर रहे हैं ना, चलो इतना मुझे खुशी होता है। 8 नंबर कह रहा है साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है, पराधीन, जर, परतंत्र, स्वाधीन। जल्दी से मेरे रसगुल्लो कमेंट कर दीजिए। चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों स्वाधीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ 8 नंबर क्वेश्चन। दैट क्वेश्चन इज साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। चलिए अब कितना बच्चों कहेगा सर जी मास्टर साहब वो अंग्रेजी झाड़ते नहीं। अरे बच्चे मैं अंग्रेजी नहीं झाड़ रहा हूँ, मैं बस जस्ट अपने आप को प्रैक्टिस में लाने की प्रयास कर रहा हूँ। 9 नंबर कह रहा कि वायरन किस भाषा के कवि है। वाह, हिंदी। ऑप्शन ए कही तो हिंदी, ऑप्शन बी कही तो संस्कृत, और ऑप्शन सी क्या कही तो अंग्रेजी, ऑप्शन डी कही तो फ्रेंच। बताओ क्या होता हुआ। चलिए चलिए बहुत खूब। 9 का क्या होगा, चलिए बहुत शानदार, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अंग्रेजी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंग्रेजी। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखिए, बहुत ही शानदार, कोई भारी क्वेश्चन नहीं। कह रहा है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह, परिवार की तरह। बताइए 10 का क्या होगा। चलिए बहुत खूब, बताइए 10 का क्या होगा साथियों। जी राइट आंसर अब सबका आ गया समाज की तरह। ए नंबर बिल्कुल सही होगा 10 का, वो हो जाएगा समाज की तरह। अगर लगे कि नहीं सर ये थोड़ा सा एरर्स हो रहा है आपको, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा क्वेश्चन का क्या आपको आंसर एरर्स लग रहा है, और मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा सुधार करने की, ठीक है। लेकिन मेरे तरफ से कोशिश ये रहती है कि जो भी क्वेश्चन के आंसर होते हैं वेरीफाइड होते हैं, फिर भी लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हर एक बातों को एक्सेप्ट करने में बिल्कुल भी शर्माता न लाजाता हूँ, बस सिवाय घूमता हूँ तब लाजाता हूँ, किसी के सामने आता हूँ तब लाजाता हूँ, लेकिन एक्सेप्ट करने में मुझे कोई लाज शर्म नहीं लगता है। अगला कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है। दूधनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामविलास शर्मा की, मुक्ति बोध की। बताइए क्या होगा। बच्चा देख के ही करेगा सर सर ये तो चैप्टर रामविलास शर्मा के ही है, तो इसमें तो वही होंगे ही। तो ऑप्शन नंबर सी ही मार देते हैं लहा करके, और जो बच्चा लहा करके मारे होंगे, जो बच्चा जानकारी के साथ ही मारे होंगे, उनका भी राइट आंसर सी ही हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 12 नंबर। ये भी इसमें भी जान है। कह रहे कि परंपरा के मूल्यांकन किस विधा की रचना है, यानी कहे कि मतलब टाइप का बा ओकर, कहानी हवा कि निबंध हवा कि स्मरण हवा कि लघु कथा हवा। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट। मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया मेरे भाई, हमको तो भाई मज़ा आ रहा है। भाई आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है डज नॉट मैटर, मैटर इज दैट कि मुझे आ रहा है बस। चलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथियों, निबंध हो जाएगा। मज़ा आ गया आपको पढ़ा करके भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर क्या कह रहा है। वाओ कितना, कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है। 2 खंडों में, 3 खंडों में, सी में कही तो 4 खंडों में, और डी में कह रहा 5 खंडों में। बताइए जल्दी से फटाफट। चलिए बताइए साथियों, अब ठंडी का दिन आ चुका है, ठंडी में रजाई में घुसिए, सेट मारते रहिए, एकदम कुछ नहीं, कॉपी कलम लेकर बैठ मन करके बैठो, ABCD मारो, और नहीं तो मोबाइल में गिनती करो कितना सही हो रहा है। कॉपी लेकर बैठोगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बैठोगे कोई बात नहीं। आप मुझे समझ सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हो, तकलीफ में हो, मुझे पता है। अरे नालायक हो, अभी तकलीफ नहीं उठाओगे तो कैसे नम उठेगा। कॉपी पेन लेकर बैठो और टिक मारा करो कितना सही हो रहा है, कान में हेडफोन लगा लो, रजाई ओढ़ लो, बस इतना काम करो। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, 3 खंडों में। कितना सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 13 का क्या हो जाएगा साथियों, बी 3 खंडों में। चलिए अगला आते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन और ही शानदार और ही लाजवाब। 14 कह रहा है कि रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने।
जो रामविलास शर्मा है किस संस्थान के निदेशक बने? KM हिंदी संस्थान, JM हिंदी संस्थान, हिंदी साहित्य अकादमी, राष्ट्रभाषा परिषद। जल्दी बताइए 14 का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे। जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का वो A नंबर हो जाएगा, यानी कि KM हिंदी संस्थान के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है 15 नंबर कि प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? जल्दी से बताइए। चलिए इसका जो क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए दिया है प्रेमचंद की, ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की, ऑप्शन सी दिया है दिनकर की, और ऑप्शन डी दिया है रामविलास शर्मा की। चलिए तो मेरे प्यारे फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए 15 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा, सबके बच्चे को कमेंट आ गया और मुझे आज बहुत खुशी होने लगा। चलिए अगला आते हैं हम लोग, टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए स्पीड में करेंगे, और ऐसा नहीं कि स्पीड करने के चक्कर में कुछ चीज़ों को सही से करके ही ना जाए। चलिए कह रहा है कि एथस किस महादेश में है? एथस किस महादेश में है? यूरोप, बी में कह रहा है एशिया, सी में कह रहा है अमेरिका, और डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। चलिए देर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू चूज 1 ऑप्शंस फॉर करेक्ट आंसर। जल्दी से फटाफट चूज कीजिए। जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए हो गया यूरोप। क्या हो जाएगा साथियों? यूरोप। चलिए अगला प्रश्न आते हैं 17 नंबर, देखिए ध्यान से देखिए। कह रहा है कि लैटिन कवि कौन है? इन 4 ऑप्शन में लैटिन कवि कौन है? वर्जिल, वायरन, शेक्सपियर, रेनर, मारिया रिल्के। मुझे तो पता चल गया कौन से हैं लैटिन कवि। वो हो जाएंगे साथियों वर्जिल, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है, और बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे इसका आंसर पहले से। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि अगेन ने तार सप्तक कब संपादित किया? अगे जी थे, उन्होंने तार सप्तक कब संपादित किया? 1941 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, और 1947 ईस्वी में। बताइए 18 का क्या होगा? जी हाँ साथियों, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 1943 ईस्वी में। अब मैं थोड़ा मस्ती मजाक कम करूँगा हम लोग, और फास्ट मोड में करने की पूरी से पूरी कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्लास भी साइंस का भी मैं सोच रहा हूँ आपके लिए लेकर के आऊँ। अगला कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? रामविलास शर्मा ने BA किस विश्वविद्यालय से किया? दिल्ली विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रयाग विश्वविद्यालय से, पटना विश्वविद्यालय से। चलिए 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए साथियों, जल्दी बताइए साथियों। 19 का क्या होगा? बिल्कुल लखनऊ विश्वविद्यालय से कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और जब देखो दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो यार, तुम्हारे घर के आसपास 2-3-4 लड़का पढ़ने वाला होगा, उसके घर के पास 2-3-4 होगा, फिर उसके घर के पास 2-3-4, अगर सबके सब 2-3-4 के पास शेयर करते अच्छे खासा हमारे पास हम लोग का मास हो सकता है। कम से कम 200-300 व्यू होना चाहिए भाई, वीडियो पर 150 पे तक अटक जा रहा है तो ऐसा मज़ा नहीं आएंगे। थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेट करो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन कैसे मिलता है? जब बच्चा देखते हैं तो मुझे लगता है हाँ यार कुछ बच्चे देख रहे हैं यार, इसके लिए मुझे मेहनत करना होगा, मुझे और थोड़ा कुछ अच्छा करना है जिससे बच्चे को और कुछ अच्छा मिल पाए, तब तो मेहनत करूँगा जी। अगला कह रहा है 20 नंबर, देखिए रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? 20 नंबर कह रहा है रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किया था? संस्कृत, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी। 4 ऑप्शन है, 20 का बताइए क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर कह रहा है कि निराला की साहित्य, यानी कह रहा है कि निराला का साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हाँ, शिवपूजन शाह, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर भी और ही शानदार ही होंगे। चलिए 22 कह रहा है कि किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो रूढ़िवादी हैं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो साहित्यकार बनना चाहते हैं। 22 का बताइए। बहुत सारे बच्चे इसका जो लकीर के फकीर है ए मार देते हैं, बहुत सारे बच्चे ए भी मार देते हैं, और बहुत सारा सी ही मारते हैं, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं यही होगा। लेकिन फिर भी आप मिला लीजिएगा, आप दोनों को दोनों कमेंट कीजिएगा, ए होगा कि सी होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो आना चाहिए साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहता। चलिए नेक्स्ट आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्या कह रहा है?
कह रहा है कि साहित्य सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन, स्वाधीन, कालाधीन, राज्यधीन। फटाफट बताइए तो इसका क्या होगा? जी बिल्कुल स्वाधीन होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। और हम लोग को अब लगता है कि अब बहुत जल्दी क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 30 क्वेश्चन तो पक्का करवा ही लूँगा। 24 कह रहा है कि साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। बताइए किसकी? जी बहुत शानदार, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिभाशाली मनुष्य की। नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर। कह रहा है कि अवच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है खंडित, अटूट, प्रवाहित, ठहराव। 25 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब अटूट होता है। क्या होता है साथियों? अटूट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लगे कि न्यू है आपके लिए उसको फटाफट लिखिएगा कि डे 1 में आज क्या क्या सीखा, क्या एक्स्ट्रा न्यू सीखा, कितनी चीज़ें गलतियाँ हुआ, जिससे आपको अगले दिन फिर पढ़ोगे तो कोई गलती करने के चांस नहीं बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न आता है 26 नंबर। क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? भारत, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, एथेंस। बताइए क्या होगा? 26 का बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब एथेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वो है 27 नंबर। कह रहा है कि आदिम का अर्थ है, आदिम का अर्थ है 27 का बताइए क्या होगा? आदमी, अति प्राचीन, अवार्चीन, वन मानुष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अति प्राचीन। क्या है जी साथियों? अति प्राचीन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एवं इसके बाद 1-2 और क्वेश्चन होंगे शायद, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। कह रहा है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? 1915 की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। जल्दी से बताइए 28 का क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब 1917 की क्रांति। कौन सा जी? 1917 की क्रांति। ठीक है साथियों, फटाफट इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल है। कह रहा है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? धर्म युद्ध, कलम युद्ध, वर्ग युद्ध और द्वंद्व युद्ध। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा? 29 का बिल्कुल वर्ग युद्ध। क्या होता है जी? ऑप्शन नंबर सी यानी कि वर्ग युद्ध। और आज का शायद इसके बाद एक और क्वेश्चन इसके बाद नहीं, हाँ आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन 30 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि शर्मा जी पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप में दिया? गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। 30 का बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही जवाब आने लगा बच्चों को, वो हो जाएगा भारत सरकार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों आपने आज अपना जो एक्सरसाइज 7 था वो देखा। ऐसे करके 4 से 5 दिन और लगेंगे, प्रोज खत्म, फिर पोएट्री भी खत्म कर देंगे और देखते देखते सारे सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। अब कुछ ही दिनों में 2-3-4 दिनों के अंदर में मैं कोशिश करूँगा साइंस का भी, इंग्लिश का भी और हिस्ट्री का भी, यानी कि जो मेरे से हो सके वो सारी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और बाकी रहा सब्जेक्टिव तो बच्चे जो मेरे से जुड़े होंगे वो मेरे को किस नंबर पर, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। जो बच्चे दूसरे बच्चे देख लेंगे ऑप्शन के अलावा तो मुझे 99, ध्यान से देखिएगा 557179 और 92 पर मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। बाकी जो असाइनमेंट बनेगा ऑफलाइन के लिए वो भी आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा ताकि आप भी अच्छा नंबर उससे पास कर जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस लाइव सेशन को और भी शानदार बनाने के लिए अपने अपने दोस्तों को बुलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।